Hello everyone, this is Jitendra and welcome to Hanuman Studies. In this video, we are going to discuss important points of current affairs of 11 October 2024. इस वीडियो में हम लोग 11 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो जो भी हनुमान स्टडीज में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सीखने को जरूर मिलेगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। Okay, in this video we are going to discuss 11 अक्टूबर 2024 करंट अफेयर्स। ठीक है, 11 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हनुमान स्टडीज आपके लिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के ऐसी टॉपिक्स के आर्टिकल्स लाते रहता है वेबसाइट पे, तो आप इसे वेबसाइट पे भी जाकर के पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप इसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। तो ये पीडीएफ जो है अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी का हो, एसएससी का हो या रेलवे का हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का क्यों ना हो, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए ये पीडीएफ जो है, ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सीखने को तो जरूर मिलेगा, तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर करें। और हनुमान स्टडीज जो है यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम भी है, पिनिंटरेस्ट पे भी है, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे भी। आप सभी जगह हनुमान स्टडीज से जुड़े ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। ओके, सो करंट अफेयर्स ऑफ 11 अक्टूबर 2024। इसका फर्स्ट वन क्या है कि इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड 2024, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2024। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 11। दिस डे एम्स टू एम्पावर एंड प्रोटेक्ट गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में लड़कियों को सशक्त बनाना और उनकी रक्षा करना है। नेक्स्ट, कि यह लिंग समानता, शिक्षा और युवा लड़कियों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने के महत्व पर जोर देता है। इट एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन एंड प्रोवाइडिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग गर्ल्स। Next is कि on 19 December 2011, the United Nations General Assembly passed Resolution 66/170 to officially recognize this day. 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को आधिकारिक रूप से मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव जो कि 66/170 पारित किया था। तो 19 दिसंबर 2011 को इसे पारित किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, ताकि ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हो सके इंटरनेशनल गर्ल डे ऑफ चाइल्ड, इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड के लिए। नेक्स्ट कि द थीम फॉर दिस ईयर सेलिब्रेशन इज गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। इस वर्ष के उत्सव का विषय रहा कि लड़कियों का भविष्य के लिए दृष्टिकोण। तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे फर्स्ट पॉइंट का। अब सेकंड पॉइंट इज कि हाइड्रोकार्बन जनरेशन पोटेंशियल इन साउथ करनपुरा कोल फील्ड। दक्षिण करनपुरा कोला क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन उत्पादन की क्षमता। तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एविडेंस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक Paleomorphs and organic remains along with geochemical assessments indicates a significant potential for hydrocarbon generation in the eastern region of the South Karanpura coalfield in Ramgarh district, Jharkhand। सूक्ष्म पैलोनोमॉर्फ और जैविक अवशेषों के साक्ष्य, साथ ही भू रासायनिक आकलनों के आधार पर झारखंड के रामगढ़ जिले के दक्षिण कर्णपुरा कोयला क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन उत्पादन की महत्वपूर्ण क्षमता का संकेत मिलता है। तो यह हाइड्रोकार्बन उत्पादन का क्षमता का संकेत मिल रहा है दक्षिण कर्णपुरा में, जो कि रामगढ़ जिले में है, झारखंड के रामगढ़ जिले में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि द ईस्टर्न सिरका कोल फील्ड एग्जिबिट्स हायर पोटेंशियल फॉर हाइड्रोकार्बन जनरेशन कंपेयर टू द गिद्दी कोल फील्ड इन द नॉर्थ। कि पूर्वी सिरका कोयला क्षेत्र उत्तर में गिद्दी कोयला क्षेत्र की तुलना में हाइड्रोकार्बन उत्पादन की अधिक क्षमता दर्शाता है। यानी कि पूर्वी सिरका कोयला क्षेत्र का जो है कोयला उत्पादन का क्षमता जो है वो गिद्दी कोयला क्षेत्र की तुलना में ज्यादा है। नेक्स्ट कि साइंटिस्ट फ्रॉम द बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेरियो साइंसेज BSIP इन लखनऊ कंडक्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी टू एसेस दिस पोटेंशियल। लखनऊ के बिरबल साहनी भू विज्ञान संस्था के वैज्ञानिकों ने इस क्षमता का आकलन करने के लिए एक व्यापक अध्ययन किया। ओके, तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन चल रहा है दूसरा पॉइंट का। अब सेकंड लास्ट पॉइंट फॉर द सेकंड पॉइंट एक्सप्लेनेशन इज कि इन निष्कर्षों को जर्नल ऑफ एशियन अर्थ साइंस एक्स में प्रकाशित किया गया। द फाइंडिंग्स वर पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ एशियन अर्थ साइंस एक्स। ये था एक्सप्लेनेशन हमारे दूसरे पॉइंट का। और थर्ड पॉइंट इज कि रेलवे डेवलपमेंट्स इन झारखंड में रेल विकास। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि ऑन अक्टूबर 10, 2024 यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव फ्लैग ऑफ द डेली साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस को झंडी दिखाई गई। द न्यू ट्रेन सर्विस विल कनेक्ट साहिबगंज टू हावड़ा। अब ये ट्रेन सर्विस की वजह से जो है साहिबगंज जो है वो हावड़ा से जुड़ जाएगी। तो हिंदी क्या है ये कि केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना और प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 10 अक्टूबर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दैनिक साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। यह नई ट्रेन सेवा साहिबगंज को हावड़ा से जोड़ेगी। अब जाहिर सी बात है
नेक्स्ट पॉइंट इज कि द रेलवे मिनिस्टर अनाउंस दैट आनंद विहार अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस विल नाउ हैव अ स्टॉपेज एट साहिबगंज स्टेशन इन झारखंड। रेलवे मंत्री ने घोषणा की कि आनंद विहार अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस अब झारखंड के साहिबगंज स्टेशन पर रुकेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पे हरी झंडी दिखाते हुए उस ट्रेन को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसके साहिबगंज इस ट्रेन का झारखंड में पहला स्टॉप होगा, जिससे यह बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच एकमात्र स्टेशन बन जाएगा जहां यह ट्रेन रुकेगी। तो बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच में ये आनंद विहार अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस जो है, ये इसके लिए ये एकमात्र स्टेशन रहेगा साहिबगंज स्टेशन जहां पे ये रुकेगा। इसके अतिरिक्त झारखंड में 100% विद्युतीकरण का भी पूरा कर लिया गया है। ठीक है, तो इसके एडिशनल जो है झारखंड में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स हो चुके हैं, तो इसकी जानकारी मिलती है। एक्सप्लेनेशन हमारे थर्ड पॉइंट का। अब फोर्थ पॉइंट इज नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अपडेट, राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अपडेट। इसके रिगार्डिंग क्या है कि ऑन अक्टूबर 10, 2024 द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री सेलिब्रेटेड 2 years ऑफ द नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम दैट इज टेली मानस ऑन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 10 अक्टूबर 2024 को यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सेलिब्रेट किया 2 years टेली मानस का, जो कि ऑन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 10 अक्टूबर 2024 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो उस दिन पर राष्ट्रीय टेली मानस को 2 वर्ष का जश्न मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज कि दिस ईयर्स थीम इज इट्स टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय है। ये इस साल का विषय था, इस वर्ष का जो विषय था कि कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय है। तभी मिल सकते हैं सेलिब्रेटिंग 2 years ऑफ टेली मानस। नेक्स्ट पॉइंट इज कि टेली मानस ऐप मानसिक स्वास्थ्य समर्थन के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म है, जिसमें वीडियो परामर्श प्रारंभ में कर्नाटका, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में शुरू किया जाएगा। तो टेली मानस में अभी तक क्या है कि टेली कॉलिंग के बेसिस पे था, लेकिन अब क्या है कि ये ऑफर करेगा मोबाइल प्लेटफॉर्म फॉर मेंटल हेल्थ सपोर्ट विद वीडियो कंसल्टेशंस। अब वीडियो कंसल्टेशंस की मदद से भी ये मेंटल हेल्थ सपोर्ट को सुविधा को प्रोवाइड करेगा। बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनिशियली इन कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर एंड तमिलनाडु। तो ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंसल्टेशन की मदद से जो इसको इनिशियली लॉन्च किया जाएगा अभी कर्नाटका में, जम्मू कश्मीर में और तमिलनाडु में। लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस इज कि इस कार्यक्रम में टेली मानस त्वरित आकलन पर WHO की रिपोर्ट और कर्मचारियों के लिए एक आत्म देखभाल मॉड्यूल भी जारी किया गया। द WHO रिपोर्ट ऑन द टेली मानस रैपिड असेसमेंट एंड द सेल्फ केयर मॉड्यूल फॉर एम्प्लॉयज वर आल्सो रिलीज्ड एट द इवेंट। एक्सप्लेनेशन हमारे फोर्थ पॉइंट का। अब फिफ्थ पॉइंट इज इनॉग्रेशन ऑफ एनिमल क्वारंटीन एंड सर्टिफिकेशन सर्विस। ओके, पशु क्वारंटीन और प्रमाणन सेवा का उद्घाटन। तो उद्घाटन जो है 10 अक्टूबर को हुआ कि ऑन 10 अक्टूबर 2024 यूनियन मिनिस्टर श्री जॉर्ज कुरियन इनॉग्रेटेड द एनिमल क्वारंटीन एंड सर्टिफिकेशन सर्विस एट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला। केंद्रीय मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने 10 अक्टूबर 2024 को कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल पर पशु क्वारंटीन और प्रमाणन सेवा का उद्घाटन किया। ठीक है, श्री जॉर्ज कुरियन के द्वारा 10 अक्टूबर को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पर हवाई अड्डा पर केरल में जो की है वहां पे AQCS का उद्घाटन किया गया। AQCS हो गया कि एनिमल क्वारंटीन एंड सर्टिफिकेशन सर्विस। Now, this facility will simplify the import of pet dogs and cats, enhancing the ease of living of pet owners. यह सुविधाएं पालतू कुत्तों और बिल्लियों के आयात के सरल बनाएगी, जिससे पालतू जानवरों के मालिकों के लिए जीवन की सुगमता को सुधार मिलेगा। The next point is that the ministry regulates livestock import under the Livestock Importation Act of 1898 to prevent exotic diseases in India. मंत्रालय 1898 के पशुपालन आयात अधिनियम के तहत विदेशी बीमारियों को रोकने के लिए पशुधन को आयात से निर्यात करता है। लेकिन तो ये जो 1898 के एक्ट है, लाइव स्टॉक इंपोर्टेशन एक्ट 1898 का, तो इसके अंडर जो है वो लाइव स्टॉक इंपोर्ट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री। नेक्स्ट इसकी वर्तमान में पालतू जानवरों सहित जीवित पशुओं का आयात 6 प्रमुख प्रवेश बिंदु दैट इज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के माध्यम से किया जाता है। अभी के समय में जो है पालतू जानवरों का जो आयात है इंपोर्टेड जो है वो 6 मेजर सिटीज के थ्रू होता है, दैट इज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। तो इसी लिस्ट में अब जुड़ गया है केरल, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो केरल भी इसमें जुड़ गया है। नेक्स्ट की कोचीन के नए AQCS सुविधा केरल में पालतू जानवरों के आयात को आसान और किफायती बनाएगी। तो द न्यू AQCS facility at Cochin will make importing pets for Kerala easier and more cost effective. It was the explanation for our fifth point. Our sixth point is नेशनल ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन मेंटल हेल्थ एंड साइबर सिक्योरिटी। मानसिक स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रीय ऑनलाइन कार्यशाला।
इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑन December 10, 2024 द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ऑर्गेनाइज्ड नेशनल ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन मेंटल हेल्थ एंड साइबर सिक्योरिटी। 10 अक्टूबर 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने एक ऑनलाइन वर्कशॉप का ऑर्गेनाइजेशन किया मेंटल हेल्थ एंड साइबर सिक्योरिटी पे, जो कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन था। तो 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। तो 10 अक्टूबर 2024 को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर युवाओं की सहभागिता के लिए मानसिक स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया। नेक्स्ट चीज कि सत्रों का संकेत भाषा में एक साथ प्रस्तुति दी गई, जिससे सभी प्रतिभागियों की पहुंच सुनिश्चित की गई। ठीक है, तो साइन लैंग्वेज की मदद से भी इसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज कि कार्यशाला में देश भर के विभिन्न संस्थानों से कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों ने भाग लिया, जिसमें नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सीबीएसई और राज्य सरकार की स्कूलें शामिल थी। ओके, तो वर्कशॉप इन्वॉल्व स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12 फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सीबीएसई स्टूडेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स वर involved in this workshop. So it was the explanation of our sixth point. Our seventh point is कि 21st ASEAN India Summit held in Vientiane. Okay, वियंतियान। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन वियंतियान में आयोजित। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 10 अक्टूबर 2024 को वियंतियान लाओ पीडीआर में आयोजित हुआ। इस शिखर सम्मेलन में भारत की एक्शन ईस्ट नीति के एक दशक को चिन्हित किया। तो ये 21st आसियान इंडिया समिट हुआ है वियंटियान लाओ पीडीआर में 10 अक्टूबर 2024 को, एंड इट मार्क्ड द डिकेड ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इस रिगार्डिंग जो भी एक्ट पॉलिसीज हैं, तो इसके डिकेड को इसको ये मार्क भी कर रहा है। नेक्स्ट कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड अलोंगसाइड ASEAN लीडर्स टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ ASEAN इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड डिस्कस फ्यूचर कोऑपरेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ASEAN नेताओं के साथ ASEAN भारत समग्र राजनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करने और भविष्य के सहयोग पर चर्चा करने के लिए शामिल हुए। नेक्स्ट इज दिस वाज द प्राइम मिनिस्टर्स 11th पार्टिसिपेशन इन द समिट। ये ASEAN इंडिया समिट जो है, इसमें ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 11वीं भागीदारी रही है। So it was the explanation of our 7th point. Our 8th point is कि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों का चुनाव। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑन October 9, 2024 द यूएन जनरल असेंबली इलेक्टेड 18 मेंबर्स टू द 47 मेंबर ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर 2025-27 टर्म। 9 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 47 सदस्य मानवाधिकार परिषद के लिए 18 सदस्यों का चुनाव किया, जो 2025 से 27 कार्यकाल के लिए है। तो चुने गए देशों में बेनिन, बोलीविया, कोलंबिया, साइप्रस, कतर और थाईलैंड शामिल है। तो इलेक्टेड कंट्रीज इंक्लूड बेनिन, बोलीविया, कोलंबिया, साइप्रस, कतर एंड थाईलैंड। सदस्य अगले 1 जनवरी से 3 साल की अवधि के लिए कार्य होंगे सदस्य। ठीक है, द मेंबर्स विल सर्व 3 years टर्म्स स्टार्टिंग 1 जनवरी 1 नेक्स्ट ईयर। अगले साल से 1 तारीख से दिन शुरू होगा, तो उससे लेकर के 3 साल तक के सदस्य जो है इसके कार्य के लिए शामिल हो जाएंगे। Next, the council based in Geneva promotes and protects human rights globally. परिषद जो जेनेवा में स्थित है, विश्व स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देती है और उनकी रक्षा करती है। So it was the explanation of our 8th point. Our 9th point is 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर awarded to Han Kang. 2024 के साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार हान कांग को मिला। तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज अवॉर्डेड टू साउथ कोरियन ऑथर हान कांग ऑन October 10, 2024। तो लिटरेचर के लिए जो है साउथ कोरिया के ऑथर को मिला है हान कांग को 2024 का नोबेल लिटरेचर पुरस्कार। शी वॉज ऑनर्ड फॉर हर पोएटिक प्रोज। उन्हें एक पोएटिक प्रोज के लिए ऑनर किया गया। एड्रेसिंग हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड ह्यूमन फ्रेजिलिटी। उन्हें एक काव्यात्मक गद्य के लिए सम्मानित किया गया है, जो ऐतिहासिक आघातों और मानव जीवन की नाजुकता को संबोधित करती है। तो ये जो कविता, जो प्रोज के लिए इनको, गद्य के लिए, काव्यात्मक गद्य के लिए इनको जो सम्मानित किया गया है, ये ऐतिहासिक आघातों और मानव जीवन की नाजुकता को संबोधित करती है। नेक्स्ट, हान कांग इज नोन फॉर हर नोवेल द वेजिटेरियन। हान कांग को उनके नोवेल वेजिटेरियन के लिए जाना जाता है। शी इज द फर्स्ट साउथ इंडियन कोरियन टू विन दिस अवार्ड। ये पहली साउथ कोरियन है जिनको ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हान कांग अपने उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए जानी जाती हैं और यह पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई हैं। She began her career in 1993 with poetry and debuted in prose in 1995 with Love of Yusu. उन्होंने 1993 में कविता के साथ अपने करियर की शुरुआत की और 1995 में लव ऑफ यूसु के साथ गद्य में पदार्पण किया। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, हान कांग की पिक्चर है ये, तो ये इसका क्रेडिट गार्जियन को जाता है।
राइट, सो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे 9वें पॉइंट का। अब 10th पॉइंट इज राफेल नडाल अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि राफेल नडाल द 22 टाइम ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस ऑन अक्टूबर 10 2024। राफेल नडाल ने, जो कि 22 बार ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन रह चुके हैं, उन्होंने 10 अक्टूबर 2024 को पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। सेकंड पॉइंट क्या है कि उनका अंतिम टूर्नामेंट इस नवंबर में मालागा के होने वाला डेविस कप फाइनल में होगा। तो राफेल नडाल का फाइनल टूर्नामेंट जो है वो डेविस कप फाइनल खेलेंगे मालागा के, जो इस नवंबर में होने वाला है। Okay, Nadal has won a total of 92 ATPs single titles, including 36 master titles and an Olympic gold medal. नडाल के नाम पर कुल 92 ATP एकल खिताब हैं, जिसमें 36 मास्टर खिताब और ओलंपिक स्वर्ण पदक शामिल हैं। He is also one of 3 men in tennis history to achieve the career golden slam in singles. वह टेनिस के इतिहास में करियर गोल्ड स्लैम प्राप्त करने वाले 3 पुरुषों में से एक है। राफेल नडाल का जो है नाम जो है करियर गोल्ड स्लैम में 3 पुरुषों के जीतने वालों में से एक भी शामिल है। तो ये 10 पॉइंट्स हैं। ओके, सो आगे का मिसलेनियस पॉइंट्स है। उसमें पहला पॉइंट क्या है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एड्रेस्ड द 119th एनुअल सेशन ऑफ द पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन न्यू दिल्ली ऑन अक्टूबर 10 2024 विद थीम विकसित भारत एट 2047 मार्चिंग टुवर्ड्स द पीक ऑफ प्रोग्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 119वीं वार्षिक बैठक को संबोधित किया, जिसका विषय था विकसित भारत एट 2047 प्रगति के शिखर की ओर बढ़ना। तो विकसित भारत एट 2047 प्रगति के शिखर की ओर बढ़ना, ये 119वीं बैठक वार्षिक बैठक में किया गया पीएचडी दिल्ली के पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, और इसको एड्रेस किया गया यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह के द्वारा। Okay. Second point is the Indian Navy has signed a memorandum of understanding with Bajaj Allianz Life Insurance to provide insurance coverage for naval civilians. भारतीय नौसेना ने नौसैनिक नागरिकों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये थे मिसलेनियस पॉइंट्स। ऑलराइट, तो आप रेफरेंस पढ़ सकते हैं। इसके बाद में रेफरेंस का पेज है और यहाँ पे हमारा 11 अक्टूबर का करंट अफेयर्स एंड होता है। दोस्तों, तो ये वीडियो था जिसमें हम लोगों ने 11 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, वेबसाइट पे जाकर के। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप हनुमान स्टडीज के वेबसाइट को जरूर विजिट करें। और हनुमान स्टडीज जो है आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, फेसबुक पे भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी है, पिंटरेस्ट भी है, और आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।